तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 3 मई। हाँ, 3 मई है। 3 मई और आज के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। छोटे वाले करंट अफेयर्स, मतलब जिनमें फैक्चुअल न्यूज़ ज़्यादा होते हैं। एडिटोरियल आपके सामने शाम तक आ जाएगा, मतलब बेसिक एक मेंस का आंसर राइटिंग क्वेश्चन वाला जो वीडियो होता है वो शाम तक आ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, बिना ज़्यादा बकबक झकझक किए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं इम्पोर्टेंट डे ज़रूर लेती हूँ जो भी आज का इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि कई बार एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं। तो डे हमारे लिए डिस्कस करना ज़रूरी है। तो कल इम्पोर्टेंट नहीं था, कल लास्ट डे था तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, पर आज वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वह है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, 3 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे? दोस्तों बहुत ज़रूरी है एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए कि एक देश में जो पत्रकारिता है उसको फ्रीडम हो पूरी तरह से, किस तरह की खबरें उसे छापनी है। ऐसा नहीं है कि जो पार्टी सत्ता में है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। अगर प्रेस नहीं बोलेगी, मीडिया नहीं बोलेगा, तो जनता के सामने कैसे असलियत उभर कर आएगी, है ना। और ये भी नहीं है कि जो विपक्ष है, जो सरकार सत्ता में नहीं है, उनकी बुराइयां ही करनी है। एक सच्ची न्यूज़, है ना, सही न्यूज़, सच्ची न्यूज़ और बिना किसी डर के जिस देश का मीडिया चलता है वह एक अच्छा लोकतंत्र की निशानी होती है, एक बढ़ते हुए देश की निशानी होती है। तो वही दोस्तों उसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। इस बार की थीम ज़रूर देख लेना आप, क्योंकि थीम इम्पोर्टेंट हो जाती है। इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड कई बार पूछ ली जाती है कोटेशन में, देखें। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड इस बार की थीम रही है। तो जब बात आती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, तो दोस्तों आप सबको याद भी आ रही होगी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट भी आती है एक, है ना। तो विश्व में प्रतिवर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है, तैयार किया जाता है। और यह कौन तैयार करता है? ये एक संस्था है दोस्तों, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, है ना, बॉर्डर है ये, है ना, बॉर्डर्स या बॉर्डर। ये पेरिस स्थित, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पे स्थित एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। उसके द्वारा प्रतिवर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। तो दोस्तों इस साल जो है ये इंडेक्स बहुत चर्चा में रहा था, क्योंकि भारत की रैंकिंग और भी ज़्यादा गिर गई थी। 180 देशों में भारत की रैंकिंग हो गई है 142वीं, है ना। तो बहुत बुरा स्थान अपना है कि 180 देशों में 142वें स्थान पे, मात्र जो लास्ट रैंकिंग है उससे हम 40 ही स्थान नीचे हैं। तो यह बहुत बुरी बात है हम देशों के लिए। क्यों है हुआ है ये, इसके रीज़न आप सब लोग जानते हैं, बताने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। कि हमारे बहुत सारे पत्रकारों को देशद्रोह का आरोप लगाकर, जो भी मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं तो देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है। कई बार कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो इस कारण से दोस्तों चर्चा में भी रही थी, और इस कारण से इस हमारी रैंकिंग भी गिरी है। इस रैंकिंग में अगर पहला स्थान देखें दोस्तों तो नॉर्वे का है, और अंतिम स्थान अगर हम देखते हैं तो इरिट्रिया का है। इरिट्रिया जो देश है अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका का जैसे ये मैप है ना इधर, है ना, तो ये जो इलाका है इसे बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना। और यहाँ पे स्थित है, इन्हीं में से एक देश है। यहाँ पे इथोपिया जैसे देश स्थित है। 3 देश हैं, इथोपिया, इरिट्रिया और शायद सोमालिया है ना। तो इन्हीं में से एक है इरिट्रिया। तो इरिट्रिया अफ्रीका में स्थित है। और सबसे लास्ट स्थान, अफ्रीकन देशों की वैसे भी ख़राब स्थिति है, तो लास्ट स्थान अफ्रीका का है। अगर और हम देखना चाहें तो दोस्तों उत्तरी कोरिया भी सेकंड लास्ट पे है, और एक है शायद ताजिकिस्तान, है ना। ताजिकिस्तान की भी हालत ख़राब बताई गई है मीडिया के क्षेत्र में। अगर देखें मीडिया की फ्रीडम के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। अब दोस्तों भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ कहीं लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहीं भी साफ ऐसे प्रेस की स्वतंत्रता नहीं लिखी गई है। लेकिन जो हमारा अनुच्छेद 19(1)(a) है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें दी गई है, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता रखी गई है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार माना गया है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें बहुत है एक चीज़ में, एक क्वेश्चन में हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ ली। तो कि बस मेरा यही उद्देश्य रहता है, मैं जो भी पढ़ाऊँ उसके आसपास की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हमने सब कुछ छोटी छोटी सी देख लिए हैं यहाँ पे सारी बातें। अब दोस्तों आज के पेपर में इलेक्शन के रिजल्ट्स के अलावा कुछ नहीं आया। कल आपको पता है कि इलेक्शन के रिजल्ट घोषित हो रहे थे, और आप लोग भी सारे टीवी के सामने ही बैठे होंगे। तो दोस्तों 5
भारत के 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे। तो सबसे पहले तो पांचों राज्यों के नाम ही याद होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में तो इनका फेवरेट क्वेश्चन था कि किन किन 5 क्षेत्रों में इलेक्शन हो रहे हैं। तो पांचों के नाम याद होने चाहिए। पुदुचेरी में हो रहे थे, असम में हो रहे थे, तमिलनाडु में हो रहे थे दोस्तों, और पश्चिम बंगाल में हो रहे थे, और केरला में भी हो रहे थे। ठीक है, तो इन 5 राज्यों में तो इलेक्शन थे। ठीक है, अब 5 राज्यों में दोस्तों अब हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ पे कौन जीता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पचड़े में तो अपन को नहीं पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें कम से कम इतना तो अब पता ही होना चाहिए कि कहाँ से कौन जीता है। तो देख लेते हैं दोस्तों। पुदुचेरी में टोटल 30 सीट थी सिर्फ, है ना, और भाजपा 15 और कांग्रेस 8 और एक अन्य लेके गई है। तो जीत की ऑब्वियसली जीत गई है भाजपा। ठीक है, असम में अगर कुल सीटें देखें तो 126वीं थी। असम में कम चांसेस लग रहे थे भाजपा के जीतने के, क्योंकि असम में जो असम अकॉर्ड है 1986 वाला, उसका उल्लंघन हुआ था। तो असम की जनता थोड़ी सी खिलाफ थी भाजपा के, लेकिन फिर भी भाजपा ने अच्छा स्कोर किया है। 78 सीटों से भाजपा जीत गई है। कांग्रेस को 44 और अन्य को 4 सीटें वहाँ पर मिली हैं। और सर्बानंद सोनोवाल जी पहले भी वहाँ के सीएम थे, और उन्हीं के नेतृत्व में फिर से भाजपा की जीत हुई है, और आगे भी सीएम यही बन जाएंगे। ठीक है, केरल में दोस्तों कुल 140 सीट थी, और LDAF को 92 मिली है, और UDF को 42 मिली है। भाजपा को एक ही मिली है। केरल तमिलनाडु उधर भाजपा का रोल नहीं है, कांग्रेस थी, बट कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो गई है ना, और अन्य को 5 मिली है। तो दोस्तों LDAF की जीत मतलब अच्छी जीत मानी जा रही है। 92 सीटें इनको मिली है। P विजयन केरल में सत्ता बचाने में कामयाब रहे, तथा 50 वर्षों में पहली बार LDAF लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगी। मतलब कभी 50 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ कि 2 बार एक साथ, मतलब 2 पारियों में एक साथ जीत मिली हो, लेकिन 50 सालों में पहली बार LDAF, जिसके मुख्य हैं P विजयन, जो केरल के सीएम भी हैं, दूसरी बार सीएम बनने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों तमिलनाडु और जो पश्चिम बंगाल, दो इम्पोर्टेंट थे। सीटें भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ज़्यादा सीटें हैं। 234 सीटें थी तमिलनाडु में, और इस बार दोस्तों तमिलनाडु में भी चमत्कार हुआ है। DM के 154 सीटें, और AIDM के दोस्तों जयललिता जी की जो पार्टी थी वो सिमट गई है। 80 सीटें ही इससे मिल पाई हैं। तो दोस्तों जो DMK थी वो स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK ने तमिलनाडु में 154 सीटें जीती हैं। इसमें से 127 तो अकेले DMK ने, और 16 सीटें सहयोगी कांग्रेस ने जीती हैं। तो दोस्तों DMK में स्टालिन जी के नेतृत्व में DMK पार्टी कार्य कर रही थी, तो इसने बहुत ही शानदार वाली जीत ली है। अब सबसे बड़ा दंगल था दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कुल 292 सीट्स थी, और मतलब रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा भी सीट थी। और दोस्तों ऐसा इलेक्शन था जैसे, ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कि विधानसभा का इलेक्शन हो, ऐसे लग रहा था कि जैसे लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हों। खतरनाक वाला, मतलब जो हमने प्रचार में भी देखा, खेला हो बे, है ना, और जो भी सारे विकास हो बे, ये सब बोल रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे, दीदी मोदी, ये सब। तो दोस्तों मतलब देखने में भी मज़ा आया। तृणमूल जो TMC है पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी जी की पार्टी, 212 सीटें जीती हैं, और भाजपा ने भी प्रगति तो की है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन 78 सीटें ही जीत पाई। और लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन था दोस्तों, दोनों 0 पे ख़त्म हो चुकी है ना। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात यह है कि 212 सीटें पश्चिम बंगाल में दीदी ने जीती हैं, जिनकी पिछली बार नहीं, शायद 215 जीती हैं दोस्तों। 212 पिछली बार थी, मैंने शायद गलती करी है। हाँ, 215 सीटें जीती है, 212 नहीं, 215 सीटें जीती हैं इन्होंने। पिछली बार इनकी 211 सीटें ही थी, है ना। इस बार इन्होंने 4 सीटों को बढ़ावा करके 215 सीटें कर ली है ना। तो बहुत ही शानदार जीत इनको मिली है। तो बंगाल में TMC का प्रदर्शन ना सिर्फ 2016 के विधानसभा चुनाव से बेहतर रहा, बल्कि वोट शेयर के मामले में भी पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। लोग सोच रहे थे शायद TMC हार जाएगी, जबकि TMC का प्रदर्शन न केवल बेहतर रहा, बल्कि पिछले बार के मुकाबले इन्हें वोट भी बड़े ज़्यादा मिले हैं। 2016 में इसे 211 सीटें मिली थी, और इस बार 215 सीटें मिली हैं। बंगाल के मुस्लिम जिलों में भी दीदी का ही दबदबा रहा, और कोलकाता जैसे शहरी इलाकों में भी भाजपा को वोट नहीं मिल पाए। मतलब वहाँ दोस्तों दीदी ने जितना काम किया है, तो दीदी के आगे कोई नहीं टिक सकता है। दीदी अपने आप को, उनकी किताब दोस्तों बहुत चर्चा में रही है, माँ, माटी और मानुष, याद रखिएगा, पूछ सकते हैं ना, माँ, माटी और मानुष, ये उन्हीं की किताब है। तो ये बहुत चर्चा में रही थी।
ममता बनर्जी बहुत सारी किताबें लिखती हैं और कहते हैं कि मतलब डेडिकेटेड तो है राजनीति की में वो अपनी, कि एक तो वो पेंटिंग बहुत अच्छा करती हैं और एक वो बुक्स लिखती हैं। तो कहती हैं कि अपना खर्चा वो इन्हीं से चलाती हैं, बुक्स से और पेंटिंग से, है ना। वो सरकार से सैलरी भी नहीं लेती हैं। और आज भी अपने माँ के जो पुराना घर था, एक छोटी सी गली में एक पुराना घर है, उसी में आज भी वो रहती है ना। उनके रहन सहन से आपको पता भी लग जाएगा कि मतलब कितनी ज़्यादा शालीनता उनमें है। तो एज ए वूमन मैं उनकी बहुत बड़ी समर्थक हूँ। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, ना मैं कांग्रेस को अच्छा मानती हूँ, ना मैं भाजपा को अच्छा, टीएमसी फीएमसी उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एज ए वूमन कि सारे देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ अकेली और इतनी ताकत से खड़ी रहने वाली महिला थी, और इन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया है ना। तो मैं तो वुमेन एम्पावरमेंट का हमेशा समर्थन करती हूँ। तो मैं बड़ी खुश हूँ कि दीदी को जीत मिली, और जीत ही नहीं, बहुत शानदार वाली जीत मिली है। तो रॉयल बंगाल टाइग्रेस वो अपने आप को कहती हैं, तो आज उन्होंने साबित भी कर दिया है। तो हर एक वुमन जो आगे बढ़ती है दोस्तों, क्योंकि हमारे समाज में आप देख सकते हो कि कितना भी पढ़ा लिखा लिया जाए, लेकिन फिर भी वुमन का इतना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उनकी आप जीवनी पढ़ोगे तो उन्होंने बहुत ठोकरें खा खा के वो यहाँ तक पहुँची है। तो उनका सम्मान करना तो बनता है ना। मोदी जी भी अपने आप में अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एज ए वुमन मुझे दीदी ज़्यादा पसंद है। बाकी तो ठीक है, परंतु दीदी के साथ एक चोट भी हो गई दोस्तों, कि नंदीग्राम सीट से अपने ही पुराने सिपह सलार, परंतु अपनी मुख्य सीट नंदीग्राम से अपने ही, ये विधि यहाँ पे गलत लिखा गया, ये हटा देना, अपने ही पुराने सिपह सलार शुभेंदु है दोस्तों, उनका नाम है शुभेंदु, शुभेंदु, ठीक है। शुभेंदु से हार गई वो, शुभेंदु अधिकारी से हार गई। और फिर दीदी ने बोला भी कि गड़बड़ी हुई है चुनाव में, मैं फिर से काउंटिंग करवाऊंगी या फिर कोर्ट में जाऊंगी। काउंटिंग तो फिर से नहीं हो पाई, या फिर मुझे नहीं पता हुई है क्या, जब तक मैंने देखा था तब तक तो नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने कोर्ट में जाने को बोला था कि मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगी। तो ये दीदी ने कहा है। नंदीग्राम से दीदी हार गई हैं। एक्चुअली दोस्तों 2 सीटों से चुनाव लड़ी थी दीदी खुद ममता बनर्जी। अब बुरा ये हुआ कि वो दोनों ही सीटों से हार गई है। मतलब मुख्यमंत्री पद की जो दावेदार थी वो 2 सीटों से खड़ी हुई थी, दोनों ही सीटों से हार गई हैं। हालांकि उनकी पार्टी पार्टी कुछ नहीं है दोस्तों, पार्टी सिर्फ दीदी के नाम से ही वोट देती है। एक्चुअली देखो, इलेक्शन से पहले है ना, उनके बहुत सारे विधायक, जैसे कि हर राज्य में आजकल हो रहा है कि बहुत सारे विधायक भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके भी बहुत सारे विधायकों ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। तो मतलब उनके पुराने पुराने जो साथी थे ना, वो भी उनके छोड़ छोड़ के चले गए थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि मोदी जी की लहर है, भाजपा ही जीतेगी। बट क्या हुआ कि ये कहा जाता है कि बंगाल है ना, विधायकों को वोट नहीं देता है, बंगाल है ना दीदी को वोट देता है ना। दीदी के नाम पे चाहे कोई भी खड़ा हो जाए वो उनको वोट देता है। तो पहले भी बहुत सारे एडिटोरियल आए थे कि ये जो पार्टी बदल रहे हैं नेता, उनसे दीदी के जो वोटर्स हैं उन पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वोट दीदी को देते हैं, दीदी चाहे जिसको खड़ा करे, ठीक है। और हुआ भी यही कि इतने सारे विधायक, उनके इतने सारे विधायक बागी होने पर लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन दीदी खड़ी रही और जीती भी। लेकिन दीदी के साथ छोटी हो गई कि दीदी अपनी सीट पे हार गई। बट कोई बात नहीं है दोस्तों, हमारे यहाँ पे एक रूल होता है। अभी कितनी सीटें, जैसे बंगाल में है 292, हाँ 292 है ना, तो वहाँ पे मतदान शायद 290 के लिए ही हुआ है, 2 सीटों के लिए मतदान नहीं हुआ है ना। तो हमारे इलेक्शन में ऐसे होता है कि अगर पार्टी के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना है ना, जिस पार्टी को विजय प्राप्त हुई है ना, उसके नेता को मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन वो खुद विधायक नहीं बन पाया, मतलब खुद अगर हार गया हो, तो संविधान में एक प्रावधान है कि 6 महीने तक वह मुख्यमंत्री बना रह सकता है। लेकिन इन 6 महीने के अंतर्गत उन्हें राज्य विधानसभा की सीट प्राप्त करना अनिवार्य होता है। तो अगर 6 महीने, मतलब दीदी ने घोषणा तो कर दी है कि मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे, लेकिन अगले 6 महीने में दोस्तों उन्हें फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा इन 2 सीटों पे जो बची हुई हैं, और उनमें से एक पे उन्हें जीतना पड़ेगा। अगर वो नहीं जीतती हैं तो फिर उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा, फिर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों पार्टी चल रही है, इतनी सारी सीटें ही जीती है, तो इन पे भी जीत जाएंगे, वो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद हो ना, तो विधानसभा में जैसे दीदी हार गई, दीदी दोनों ही सीटों से जीत नहीं पाई, तो वो विधान परिषद के थ्रू भी, विधान परिषद में तो नियुक्त भी होते, मनोनीत होते हैं ना मेंबर बहुत सारे, तो मनोनीत होके भी आ सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली पश्चिम बंगाल में विधान परिषद है नहीं, और अब अगर विधान परिषद बनाना भी चाहे तो दोस्तों
संसद की परमिशन ज़रूरी है, संसद परमिशन देगी जब भी बन सकते हैं, और संसद में मोदी जी बैठे हैं तो मोदी जी परमिशन देंगे, नहीं तो विधान परिषद वाला रास्ता तो ख़त्म है। उन्हें फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जो 2 सीटें बची हुई हैं, और उम्मीद है वो जीत भी जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए पश्चिमी बंगाल के प्रधानमंत्री बनेंगी दीदी, ठीक है। तो ये थी कल की कहानी। अब अपने राजस्थान की कहानी पे भी आ जाते हैं। राजस्थान में किन 3 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए और यहाँ क्या नतीजा रहा। दोस्तों, राजस्थान में 3 क्षेत्रों अपने 3 विधायकों की मृत्यु हो गई थी कोरोना और अन्य रीजन से। तो तीनों विधायकों के ही रिलेटिव्स ने, परिजनों ने ही इनको खड़ा किया गया था, और सहानुभूति से इनको वोट भी मिल गए और जीत भी गए। तो दोस्तों, सहाड़ा क्षेत्र में कांग्रेस के कैलाश चंद त्रिवेदी जी का निधन हुआ था, और इन पे यहाँ इन्हीं की पत्नी गायत्री देवी जीत गई है, मतलब कांग्रेस फिर से जीत गई है। सुजानगढ़ में कांग्रेस के मास्टर भंवरलाल मेघवाल का निधन हुआ था, यहाँ पे इनके बेटे मनोज कुमार जीत गए हैं। और राजसमंद में दोस्तों भाजपा की किरण माहेश्वरी जी थी, उनका निधन हुआ था, यहाँ पे इनकी पुत्री दीप्ति किरण माहेश्वरी की विजय हुई है। तो पहले दोनों में जैसे कांग्रेस थी, अभी भी कांग्रेस, और पहले एक में भाजपा थी, तो अभी भी भाजपा। बदलाव ये हुआ है कि हमारी जो विधानसभा है ना, उसमें 24 वुमन थी जब इलेक्शन हुए थे, और जब किरण माहेश्वरी का निधन हो गया था तो 23 ही रह गई थी, है ना, 23 ही विधायक रह गई थी हमारी विधानसभा की बात कर रही हूँ राजस्थान की। लेकिन दोस्तों अब फिर से 25 हो गई है। एक तो दीप्ति जी आ गई हैं और एक आ गई है गायत्री जी, है ना। तो 25 आ गई हैं। तो इंटरव्यू वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, प्लस प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अभी हमारी विधानसभा में कितनी वुमन है। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक दोस्तों सोनार केला का नाम आया था, तो सोनार केला क्या है। तो यह मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसमें उन्होंने सोनार के किले का वर्णन किया है, और उन्होंने बंगाली पर्सन थे दोस्तों ये, तो बंगाली में सोनार किले को सोनार केला लिखा है। इसमें किले के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। इसी किताब पर आगे चलकर 1974 में उन्होंने फिल्म भी बनाई थी, और आज मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी दोस्तों, इसलिए उनके बारे में लिखा गया था। सत्यजीत रे हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि यहाँ रे का ऐसे है, रे का राजस्थान में खासा लगाव था। उन्होंने यहाँ पे मिट्टी के धोरों, जैसलमेर के सुनहरे किले, वीर गाथाओं, लंगा और मांगणियार गायकी से संबंधित क्षेत्रों में कई सारे गाने भी बनाए थे, मूवी भी बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। तो सत्यजीत रे का राजस्थान से खासा लगाव था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है। तो जस्टिस NV रमन्ना जी हैं जो हमारे नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। SS बोबड़े जी अभी मतलब रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह ये आए हैं। तो ये कौन से नंबर के जस्टिस हैं दोस्तों, ये याद रख लेना, ये 48 नंबर के जस्टिस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, कोटेशन में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा सही है। फिर पहला देंगे कि नए मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना जी को बनाया गया है। फिर दूसरा देंगे कि यह भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश है। फिर नीचे क्वेश्चन देंगे इनमें से कौन से सही है, पहला सही है, मात्र दूसरा सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत है। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें देते हैं, सीधा सीधा कभी नहीं देते हैं, है ना। तो ये देंगे तो हमें याद रखना है 48th पर्सनैलिटी हैं जो मतलब 48वें CJI भारत के ये बने हैं। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि NV रमन्ना जी की फुल फॉर्म क्या है, क्या आपको किसी को भी याद है। नहीं याद है तो गूगल पे जाके सर्च कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर भी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।